Hello, my dear students. Once again, welcome to your own YouTube channel, Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम नरेशन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं. नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, इसके कौन कौन से नियम हैं विथ एग्जांपल, इसको आज हम लोग समझेंगे. इसलिए गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आज एक टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है. तो शुरुआत करते हैं. नरेशन क्या होता है? नरेशन मीन्स कथन, अर्थात जो भी हम आपस में बात करते हैं वो नरेशन कहलाता है. नरेशन, वक्ता के द्वारा कही गई बात को नरेशन करते हैं. अर्थात स्पीकर जो भी अपनी बात रखता है, हम कुछ बात कहते हैं, सामने वाला कुछ बात कहता है, कोई थर्ड पर्सन कोई बात कहता है, इन सभी को नरेशन बोलते हैं. नरेशन का अर्थ ही होता है कथन, अर्थात कुछ भी कह देना नरेशन कहलाता है. नरेशन गाइस दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा. नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. याद रखिएगा, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन को प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन को प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन बोलते हैं. ठीक है ना गाइस? तो नरेशन क्या होता है? वक्ता के द्वारा कही गई बात नरेशन कहलाती है. वक्ता अपनी बात को दो प्रकार से कहता है. किस प्रकार से? या तो अपनी बात को डायरेक्ट नरेशन के माध्यम से कहता है या इनडायरेक्ट नरेशन के माध्यम से कहता है. तो समझते हैं नरेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. तो जानते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है. इन डायरेक्ट नरेशन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर क्विटेड. अर्थात जब किसी कथन को वक्ता के शब्दों में अक्षरशः कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. अर्थात वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है. उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है, उसमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नहीं करना है, उसमें डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन भी नहीं करना है. जिस प्रकार से वो कहा गया है उसी प्रकार से उसी के शब्दों में अक्षरशः कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है. याद रखिएगा, नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब किसी कथन को वक्ता के शब्दों में क्रमशः या अक्षरशः कहा जाए तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. सेकंड नंबर आपका है इनडायरेक्ट नरेशन. मैंने बताया था ना, नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. तो डायरेक्ट नरेशन हम लोगों ने जान लिया है. तो सेकंड टॉपिक इज इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कथन. अप्रत्यक्ष कथन. तो ये क्या होता है? इन इनडायरेक्ट नरेशन द सेंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द फर्स्ट स्पीकर इज रिपोर्टेड. हिंदी में कहें तो जब वक्ता के कथन को श्रोता अपने शब्दों में कहे तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं. अर्थात वक्ता के द्वारा या स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बदल करके कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है. एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, महेश सेज टू मी आई एम वेल नाउ. महेश सेज टू मी आई एम वेल नाउ. तो यहाँ पर ये महेश सेज टू मी आई एम वेल नाउ, ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन. ठीक है ना? अभी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट नरेशन के भी दो भाग होते हैं. कौन कौन से? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. तो याद रखिएगा, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. तो समझते हैं रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है. समझते हैं रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है. रिपोर्टिंग स्पीच आप देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. ठीक है ना? तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. इसमें स्पीकर होता है, अर्थात स्पीकर जिस भाग में होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है. और स्पीकर जो कुछ भी कहता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आता है. ठीक है ना? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है. इसको शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि जो भाग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो भाग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ठीक, वेरी गुड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो समझ गए ना? अब इसको चेंज कैसे करना है. मैंने बताना भी आपको कि हमें सीखना क्या है. हमें सीखना है कि कैसे डायरेक्ट नरेशन को हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है.
तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल समझना है। मैंने समझा दिया आपको, डायरेक्ट नरेशन 2 भागों में बटा होता है, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो किसी न किसी कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड के द्वारा दोनों पार्ट को, रिपोर्टिंग स्पीच को भी और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ करके एक सेंटेंस बना देते हैं। उसी को कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, तो महेश सेज टू मी आई एम वेल नाउ, इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, महेश टोल्ड मी दैट ही वाज वेल नाउ, महेश टोल्ड मी दैट ही वाज वेल नाउ। अब ये कैसे चेंज होगा, इसी को हमें आगे नियम के द्वारा समझना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, कुछ इसके नियम देख लेते हैं। जिसे इसका पहला नियम लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदलते हैं। याद रखिएगा, मतलब क्या हुआ कहने का, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदलते हैं। क्या, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदलते हैं, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन के अनुसार। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन को नहीं बदलते हैं, जबकि रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन की हेल्प से रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो भाग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिया होता है, जो भाग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया होता है, उसमें आए हुए पर्सन्स को बदलते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच पर्सन। ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा नियम कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को बदलते हैं। क्या, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब या क्रिया के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को बदलते हैं। ठीक है ना। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच, वही भाग जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया होता है, उसकी वर्ब को बदलते हैं, किसकी सहायता से, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब की सहायता से। मैं भी आपको बताऊंगा कि कब बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब और कब नहीं बदलता है, थोड़ा शॉर्टकट में जान लीजिए। जब असर्टिव सेंटेंस में आपको सिखाऊंगा, अभी इसके आने वाला टॉपिक होगा, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब, आप लोग समझ रहे हैं ना, यस, रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हैं ना। चलिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, ये भाग हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट है और वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। तो कैसे इसको हम लोग जानेंगे, क्या है ये चीज़, जिसे इसको समझना है, नाम देना है सबका, तो कैसे जानेंगे। ये जिसे महेश लिखा हुआ है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये किस भाग का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। याद रहेगा ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। अच्छा, ये वर्ब लिखा हुआ है ना, किसका वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसी प्रकार से इसको देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है ना, किसका ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। इसको क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। उसी प्रकार से इधर की बात कर लेते हैं। ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसे कैसे जानेंगे, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया होता, तब कैसे करते, ये रिपोर्टेड का भाग है तो रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हो जाता है ये। ठीक है ना गाइस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पहला नियम हम लोगों ने सीख लिया है कि रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदलते हैं। दूसरा नियम कहता है रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी या क्रिया को बदलते हैं। ठीक है ना, आगे समझेंगे, इसको भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो भाई, इसी प्रकार से रूल थर्ड समझते हैं। रूल थर्ड कहता है रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ये यथावत रहते हैं। मैंने भी बोला ना आपको, रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन और टेंस को नहीं बदलते हैं। तो बदलते किसको हैं, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन और टेंस को बदलते हैं। किसकी सहायता से, रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन और टेंस की सहायता से। रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन और टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है ना, रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन और टेंस नहीं बदलेगा। जैसे ये सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन और इसका टेंस नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, इसकी सहायता से ये वाला बदलेगा। अब आप बोलेंगे मेरे से सर सेस टू तो हम लोग टेल्स में चेंज कर देते हैं, तो टेल्स में चेंज कर दिया ना, टेल्स भी तो प्रेजेंट टेंस में है, आप उसको पास्ट या फ्यूचर में तो किया नहीं। जबकि यहाँ पर अगर सेट दिया होता तो ये इस एम आर को हम लोग वाज वर कर देते, अर्थात इसका टेंस बदल जाता। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आपने तीसरा नियम क्या सीखा? रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन तथा टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ये यथावत रहते हैं। उसी प्रकार से रूल 4 समझिएगा, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उपयुक्त कनेक्टिंग वर्ड जैसे दैट, इफ़ या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसमें टू भी आता है। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस में टू का भी प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? रूल 4 कहता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और उसके स्थान पर किसी कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड जैसे इफ़ हो गया, दैट हो गया, वेदर हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, टू हो गया, इन सब का प्रयोग करके रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से रूल 5 समझिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को निम्न प्रकार से बदलते हैं। ठीक है ना, अभी आपने सीखा रिपोर्टिंग वर्ब की जब हम लोग चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया भी बदलेगी। कब बदलेगी? जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया होगा। चलिए समझते हैं। यदि सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे टोल्ड में बदल देते हैं। याद रखिएगा, सेट टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो उसे टोल्ड में चेंज कर देते हैं। उसी प्रकार सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसे सेड में ही रहने देते हैं, उसको नहीं बदलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रिपोर्टेड वर्ब को निम्न पैटर्न के अनुसार लिखा जा सकता है। ये पैटर्न क्या है समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है पर्सन, तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू और दाऊ आता है। उसी प्रकार थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, दे, हु और कोई भी नाउन आते हैं। ये सभी हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अब जानना क्या है इसमें? हम लोग जानेंगे केस 3 होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में आपका जैसे आई हो गया, वी हो गया, दाऊ, यू, ही, शी, इट, दे और हु या कोई भी इस प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस में क्या करेंगे? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। उसी प्रकार से दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस दाई होता है या दी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। उसी प्रकार ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम और इस प्रकार से चेंज करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मैंने बताया भी आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। तो आई को हम लोग जब चेंज करेंगे, आई मी, माई और माइन हो जाता है। अब बोलेंगे माई और माइन क्या होते हैं? तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है ना, स्पष्ट है। आई मी, माई, माइन याद कैसे करना है? आई मी, माई और माइन। उसी प्रकार वी, अस, अवर, दाऊ, दी, दाई और दाइन, यू, योर और योर्स, ही, हिम, हिज, बस इतना ही रहता है। शी, हर और हर्स। उसी प्रकार से इट, इट्स, दे, देम, दियर और दियर्स। उसी प्रकार से हु, हुम और हुज। चलिए तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको क्लियरली समझना है। ठीक है गाइस, तो कल के टॉपिक पर हम लोग समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस। गाइस 5 प्रकार के सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेरेशन में चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो कल के टॉपिक पर हम लोग समझेंगे कैसे असर्टिव सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इसके कौन कौन से नियम हैं, विथ एग्जाम्पल इसको समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।